हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी सतलुज और ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। रेलवे कर्मचारियों को 1866 करोड़ रुपए दिवाली बोनस। बिहार में बख्तियारपुर राजगीर तिलैया रेलवे लाइन डबल होगी। 4 लेन को भी मंजूरी। कैबिनेट मीटिंग में लिया गया फैसला। केंद्र सरकार ने रेलवे कर्मचारियों को दिवाली पर बोनस देने का ऐलान किया है। 24 सितंबर को ही कैबिनेट की मीटिंग में रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिनों के प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस PLB को मंजूरी दी गई है। इसके लिए 1866 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। इसका फायदा 10.91 लाख रेलवे कर्मचारियों को मिलेगा। यह बोनस कर्मचारियों की 78 दिन की सैलरी के बराबर है, जिसे हर साल की तरह इस बार भी दुर्गा पूजा दशहरा की छुट्टियों से पहले नॉन गजेटेड रेलवे कर्मचारियों को दिया जाएगा। इस बोनस के तहत हर एक एलिजिबल रेलवे कर्मचारी को अधिकतम 17,951 रुपए मिलेंगे। यह राशि ट्रैक मेंटेनर, लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर, गार्ड, स्टेशन मास्टर, सुपरवाइजर, टेक्नीशियन हेल्पर, पॉइंट्समैन, मिनिस्ट्रियल स्टाफ और अन्य C ग्रुप के कर्मचारियों को दिया जाएगा। मंत्रियों विधायकों को मनाएगी, बेटियों को स्कूटी देगी, किसानों को बड़ी सौगात मिलेगी। योगी सरकार का चुनावी मास्टर प्लान। यूपी में योगी सरकार 2.0 के 3.5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। अब चुनाव होने में करीब 16 महीने का समय बाकी है। ऐसे में योगी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार भाजपा सरकार बनाकर खुद के नाम एक बड़ा रिकॉर्ड दर्ज कराना चाहेंगे। दरअसल भाजपा ने साल 2017 में योगी आदित्यनाथ को सरकार की कमान सौंपी थी। 2022 में फिर प्रदेश की जनता और भाजपा नेतृत्व ने योगी पर भरोसा जताया। अब योगी के सामने संगठन और जनता की कसौटी पर खरा उतरते हुए तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाना है। इस चुनौती को पूरा करने के लिए सरकार अब मिशन इलेक्शन शुरू करेगी। वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने हटाने का प्रोसेस बदला। E-वेरिफिकेशन जरूरी। रजिस्टर्ड नंबर पर OTP आएगा। राहुल गांधी बोले, चोरी पकड़ाई तो ताला लगाया। वोटर लिस्ट से नाम हटाने और जोड़ने के लिए अब E-वेरिफिकेशन जरूरी होगा। इसके लिए चुनाव आयोग ने अपने पोर्टल और ऐप पर एक नया E-साइन फीचर शुरू किया है। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने, हटाने या फिर उस पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए आवेदक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 1 टाइम पासवर्ड यानी OTP भेजा जाएगा। इससे सुनिश्चित होगा कि आवेदन करने वाला ही वही व्यक्ति है जिसका नाम या नंबर इस्तेमाल किया गया है। यह मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 23 सितंबर से पहले E-वेरिफिकेशन जरूरी नहीं था। एक अधिकारी ने बताया कि पहले कई बार ऐसा हुआ कि किसी और का नाम या फिर मोबाइल नंबर देकर फॉर्म भरे जाते थे। नई सुविधा इस तरह के दुरुपयोग को रोकने में मदद करेगी। वहीं राहुल गांधी ने इस बदले हुए प्रोसेस के बाद कहा कि ज्ञानेश जी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, हमने चोरी पकड़ी तब आपको ताला लगाना याद आया, अब चोरों को भी पकड़ेंगे। तो बताइए CID को सबूत कब दे रहे हैं आप? लैंड फॉर जॉब केस में लालू राबड़ी को हाजिर होने के आदेश। बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी को भी राउच एवेन्यू कोर्ट ने बुलाया। 13 अक्टूबर को सुनवाई। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार को झटका लगा है। दिल्ली की राउच एवेन्यू कोर्ट ने 13 अक्टूबर को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी को कोर्ट में हाजिर होने के निर्देश दिए हैं। CBI ने आरोप लगाया है कि जिन लोगों को रेलवे में नौकरी मिली, उनके परिजनों ने जो जमीनें लालू परिवार को दी हैं, वो जमीनें सर्किल रेट पर दर्ज थी, जबकि उस समय का मार्केट रेट सर्किल रेट से 4 से 6 गुना ज्यादा था। यानी कि जमीनों की वैल्यू को जानबूझकर कम दिखाया गया और कम कीमत पर लालू परिवार के वो नाम जमीनें की गई। CBI ने अपने आरोप पत्र में कुछ ऐसे मामलों का भी जिक्र किया है जहां आरोपियों ने लालू परिवार, खास करके उनकी पत्नी राबड़ी देवी को 3.75 लाख रुपए के सर्किल रेट पर अपनी जमीन बेचने का दावा किया है। CBI के मुताबिक 2008 में उस भूखंड की प्रचलित सर्किल रेट 4.21 लाख रुपए था। H1B वीजा लॉटरी सिस्टम को खत्म करने जा रहे ट्रंप। अब मोटी सैलरी से चयन। करीब 1.44 करोड़ के पैकेज वाले को 4 मौके मिलेंगे। ट्रंप प्रशासन ने H1B वीजा चयन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव प्रस्तावित किया है। इसके तहत अमेरिका में H1B वीजा के नियम बदले गए हैं।
अभी तक यह वीजा लॉटरी सिस्टम के जरिए मिलता था, लेकिन नई योजना के मुताबिक अब ज्यादा वेतन वाली नौकरियों को प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब अगर किसी साल आवेदन 85,000 की तय सीमा से ज्यादा आते हैं तो उन लोगों के चुने जाने की ज्यादा संभावना है जिनकी नौकरी में ऊंचा वेतन है। नए नियम के तहत सभी उम्मीदवारों को लेबर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के आधार पर 4 सैलरी कैटेगरी में रखा जाएगा। सबसे ज्यादा वेतन पाने वाले, जिन्हें लगभग $1,62,500 यानी करीब 1.44 करोड़ रुपए सालाना वेतन मिलता है, वे लॉटरी में 4 बार शामिल होंगे। सबसे कम सैलरी पाने वाले सिर्फ 1 बार शामिल होंगे। इसका मकसद है कि हाई स्किल्ड और हाई सैलरी वाले कर्मचारियों को अमेरिका प्राथमिकता दे रही है। तुर्की के राष्ट्रपति ने यूएन में फिर कश्मीर का मुद्दा उठाया। कहा, भारत पाकिस्तान सुरक्षा परिषद की मदद ले। 2019 से 6 बार जिक्र कर चुके हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में एक बार फिर से जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया। उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत के जरिए कश्मीर मुद्दे को हल करने की वकालत की। वहीं एर्दोगन ने कहा कि हमें खुशी है कि अप्रैल में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के बाद सीज फायर हुआ। कश्मीर के हमारे भाइयों और बहनों के लिए इस मुद्दे को यूएन सुरक्षा परिषद की मदद से सुलझाया जाना चाहिए। भारत पहले भी ऐसी टिप्पणियों को खारिज कर चुका है। भारत का कहना है कि जम्मू कश्मीर हमारा आंतरिक मामला है। एर्दोगन 2019 से हर साल यहां 2024 को छोड़कर यूएन में कश्मीर का जिक्र करते रहे हैं, जिसमें वे पाकिस्तान की तरफ अपना समर्थन दिखाते हैं। ट्रंप बोले, रूसी प्लेन नाटो देशों से गुजरे तो मार गिराएं। रूस को कागजी शेर बताया। रूस बोला, हम शेर नहीं खतरनाक भालू हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर रूसी विमान नाटो देशों के एयर स्पेस में घुसते हैं तो उन्हें मार गिराया जाए। उन्होंने रूस को कागजी शेर बताया और ट्रंप ने कहा कि रूस पिछले 3.5 साल से युद्ध में फंसा हुआ है लेकिन जीत हासिल नहीं कर सका। उनके मुताबिक अगर रूस असली सैन्य ताकत होता तो यह युद्ध 1 हफ्ते में खत्म हो जाना चाहिए था। उन्होंने भरोसा जताया कि यूक्रेन रूस से सारा कब्जा किया गया इलाका वापस ले सकता है। पंजाब में खाली राज्यसभा सीट पर चुनाव की घोषणा। नामांकन 6 अक्टूबर से 24 अक्टूबर को वोटिंग। केजरीवाल कर चुके हैं इनकार। पंजाब में राज्यसभा की खाली हुई सीट के लिए उपचुनाव 24 अक्टूबर को होगा। निर्वाचन आयोग की तरफ से इस संबंधित नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आम आदमी पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा के लुधियाना से विधायक चुने जाने के बाद यह सीट खाली हुई थी। उन्होंने विधायक चुने जाने के बाद राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। कयास लगाए जा रहे हैं कि सीट से अब आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल राज्यसभा जा सकते हैं। हालांकि वह एक बयान में कह चुके हैं कि वह राज्यसभा नहीं जाएंगे। अब एयरपोर्ट पर चूहा, यात्री की पैंट में घुसकर काटा। इंदौर एयरपोर्ट पर पैसेंजर को इलाज भी नहीं मिला। बेंगलुरु में लगवाया रेबीज का इंजेक्शन। इंदौर एयरपोर्ट पर यात्री की पैंट में चूहा घुस गया। उसने यात्री को काट भी दिया। यात्री को एयरपोर्ट पर कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिली। उसने बेंगलुरु पहुंचने पर इंजेक्शन लगवाया। यह मामला मंगलवार का है। इंदौर एयरपोर्ट सूत्रों से मिली हुई जानकारी के मुताबिक भोपाल के रहने वाले अरुण मोदी इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या 6E6739 से बेंगलुरु जा रहे थे। उनकी पत्नी भी साथ में थी। फ्लाइट दोपहर 3:05 पर उड़ान भरती है। मोदी दंपति दोपहर करीब 1 बजे एयरपोर्ट पहुंचे। फ्लाइट में समय बाकी होने के कारण वे एयरपोर्ट के ग्राउंड फ्लोर पर डिपार्चर हॉल में इंतजार कर रहे थे। अरुण रिक्लाइनर्स पर आराम करने के लिए बैठे थे। इसी दौरान एक चूहा उनकी पैंट में घुस गया। अरुण हड़बड़ाकर उठे और उन्होंने बाहर से ही चूहे को पकड़ा। इस पर चूहे ने उन्हें घुटने के पीछे काट लिया। उन्होंने पैंट उतारी और चूहा को पकड़ा। इस घटना से गुस्साए मोदी दंपति चिल्लाने लगे। शोर सुनकर एयरपोर्ट स्टाफ वहां पहुंचा। अरुण को मेडिकल रूम में ले जाया गया। अरुण मोदी हैदराबाद की IT कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं। वह इंदौर से बेंगलुरु होते हुए कालीकट जा रहे थे। उन्होंने कहा कि मैंने अपने डॉक्टर को फोन लगाया। उन्होंने मुझे तुरंत रेबीज का इंजेक्शन लगाने की सलाह दी। इंदौर एयरपोर्ट के मेडिकल रूम में इंजेक्शन नहीं था। मैंने कहा कि प्रिस्क्रिप्शन लिखकर दे दें ताकि मैं कहीं और से ये इंजेक्शन लगवा सकूं। इस पर डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिखकर दे दिया, जिसके आधार पर मैंने बेंगलुरु पहुंचकर इंजेक्शन लगवाया। तेलंगाना की कमाई का 57% चुनावी वादों में जा रहा। कर्नाटक में 35%, MP में ये खर्चा 27% तक। बुनियादी जरूरतों में हाथ तंग। बिहार में चुनाव से पहले मतदाताओं को लुभाने के लिए अब तक 33,920 करोड़ के वादे किए गए हैं। हालांकि लोक लुभावन वादों के साथ सत्ता में आए सियासी दलों को राज्य में वित्तीय मोर्चे पर बड़ी मुश्किल आ रही है। ब्याज अदायगी और वेतन भत्ते जैसे खर्च तो कट नहीं सकते। उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा चुनावी वादे पूरे करने में जा रहा है। इसके चलते सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए सरकारी खर्च में हाथ उनके तंग हैं।
तेलंगाना सरकार की कमाई का 57% चुनावी वादों में, बाकी में से 80% हिस्सा वेतन भत्तों पर जा रहा है। यही सरकार पुरानी पेंशन का वादा लेकर आई थी। लाडली बहन योजना पर कमाई का 22% हिस्सा चला जाता है। 6 गारंटी के वादे के साथ सत्ता में आई कर्नाटक सरकार की कमाई का 35% हिस्सा इन्हीं गारंटियों को पूरा करने में चला जा रहा है। 40% राशि वेतन भत्ते और कर्ज के ब्याज चुकाने में चला जाता है। इससे राज्य सरकार को सड़क की मरम्मत तक के लिए बजट जुटाने में दिक्कतें आ रही हैं। 2024-25 में जिन बड़े बड़े राज्यों में उधारी बढ़ी है, उनमें मध्य प्रदेश टॉप पर है। कमाई का 42% वेतन भत्ते, ब्याज 27% मुफ्त की योजना में जा रहा है। छत्तीसगढ़ में खुद की कमाई की 18% राशि वादे पूरे करने पर खर्च हो रही है। स्वास्थ्य पर खर्च घटा है। सीजीआई बोले, बुलडोजर एक्शन के खिलाफ आदेश देना संतोषजनक, इसमें मानवीय पहलू जुड़ा था। सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में बनाई थी गाइडलाइन। भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने कहा कि बुलडोजर एक्शन के खिलाफ आदेश देने पर उन्हें बेहद संतुष्टि मिली थी। इस फैसले में मानवीय पहलू भी जुड़ा था। किसी परिवार को सिर्फ इसलिए परेशान नहीं किया जा सकता कि उस परिवार का एक सदस्य अपराधी है। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के एक एकेडमिक समूह 269वें फ्राइडे ग्रुप के कार्यक्रम में बोलते हुए गवई ने कहा कि बेंच में उनके साथ जस्टिस केवी विश्वनाथन भी शामिल थे। हालांकि ज्यादातर श्रेय मुझे दिया गया, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इस फैसले को लिखने का क्रेडिट जस्टिस विश्वनाथन को भी दिया जाना चाहिए। जयराम रमेश बोले, राहुल गांधी हाइड्रोजन यूरेनियम बम फोड़ने वाले हैं। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग के बाद तेलंगाना में सरकार बनी, यहां भी महागठबंधन सत्ता संभालेगा। आजादी के बाद पहली बार 24 सितंबर को पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई। इस मीटिंग में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत कांग्रेस के सीनियर लीडर मौजूद रहे। करीब बैठक 4 घंटे तक चली। 51 लोगों ने बैठक को संबोधित किया। मीटिंग में 2 प्रस्ताव पारित किए गए। एक राजनीतिक प्रस्ताव था, दूसरी बिहार की जनता से अपील है। मीटिंग के बाद कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि तेलंगाना में सितंबर 2023 में ऐसी ही सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई थी और 2 महीने के अंदर कांग्रेस की सरकार बन गई थी। अब पटना में काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने वाली है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक्स से कहा, अमेरिकी कानून यहाँ लागू नहीं, अभिव्यक्ति की आजादी की भी सीमा। कंटेंट ब्लॉक के खिलाफ याचिका लगाई थी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने इलॉन मस्क की कंपनी एक्स की केंद्र सरकार के खिलाफ याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस एम नाग प्रसन्ना ने कहा कि सोशल मीडिया कंटेंट को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है, खास करके उन मामलों में जो महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 नागरिकों का अधिकार है, लेकिन इस पर कुछ सीमाएं भी लागू होती हैं। अमेरिका के कानूनों और फैसलों को भारत के संविधान पर सीधे लागू नहीं किया जा सकता। एक्स ने मार्च में भारत सरकार के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि भारत सरकार के अफसर एक्स पर कंटेंट ब्लॉक कर रहे हैं। यह आईटी एक्ट की धारा 79(3)(b) का गलत इस्तेमाल है। लद्दाख में हिंसा, 4 लोगों की जानें गई, 72 लोग घायल। राज्य का दर्जा मांग रहे प्रदर्शनकारियों ने लेह में भाजपा ऑफिस जलाया। शहर में मार्च रैली बैन। बता दें कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर लेह में हिंसक प्रदर्शन हुआ। छात्रों की पुलिस और सुरक्षा बलों से झड़प हुई। इसमें 4 लोगों की जानें गई और 70 से ज्यादा लोग घायल हुए। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की, भाजपा ऑफिस और सीआरपीएफ की गाड़ी में आग लगा दी। उधर प्रशासन ने लेह में बिना अनुमति रैली प्रदर्शन पर बैन लगा दिया है। ये छात्र सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के समर्थन में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वांगचुक पिछले 15 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे थे। मांगे पूरी न होने के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने बंद बुलाया था और इसी दौरान यह हिंसा हुई। हिंसा के बाद वांगचुक ने अनशन तोड़ते हुए कहा कि यह लद्दाख के लिए दुख का दिन है। हम 5 साल से शांति के रास्ते पर चल रहे थे, अनशन किया, लेह से दिल्ली तक पैदल चलकर गए। आज हम शांति के पैगाम को असफल होते हुए देख रहे हैं। हिंसा, गोलीबारी और आगजनी हो रही है। मैं लद्दाख की युवा पीढ़ी से अपील करता हूं कि इस बेवकूफ़ी को बंद करें। हम अपना अनशन तोड़ रहे हैं, प्रदर्शन रोक रहे हैं। खड़गे बोले, बिहार में आया नीतीश, गया नीतीश शुरू है, गया तो जाने दो। राहुल तेजस्वी को देखकर कहा, वापस आए तो मत लेना। बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस ने पटना में अति पिछड़ा न्याय संकल्प योजना जारी की है। इस दौरान राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी और लेफ्ट के बड़े नेता मौजूद रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा संविधान को खत्म कर रही है। मैंने हाइड्रोजन बम की बात की थी, वो आएगा और फिर आपको भाजपा की सच्चाई पता चलेगी। इससे पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये संकल्प राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी मिलकर किए हैं। जब हमारी सरकार बनेगी तो इस पॉइंट को पूरा किया जाएगा।
चुनाव से पहले लाइसेंस हथियारों का भौतिक सत्यापन जरूरी। 4 से 11 अक्टूबर तक 2 चरणों में वेरिफिकेशन। आदेश की अवहेलना पर लाइसेंस हो सकता है रद्द। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए नालंदा में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में डीएम कुंदन कुमार ने शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने इन सभी अनुज्ञप्तिधारियों को अंतिम चेतावनी दी है जिन्होंने अभी तक अपने हथियारों का भौतिक सत्यापन नहीं करवाया है। प्रशासन की चिंता का मुख्य कारण ये है कि हथियार तस्करों के राष्ट्रव्यापी गिरोह द्वारा अवैध लाइसेंस प्राप्त करके उच्च गुणवत्ता के हथियार खरीदे जा रहे हैं, जिनका उपयोग संगठित अपराध और आपराधिक वर्चस्व स्थापित करने में किया जा सकता है। इस समस्या से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने आयुध नियम 2016 के नियम 30 और 112(2) के तहत कड़े कदम उठाने का फैसला किया है। कैमूर में सीएम नीतीश कुमार का दौरा, मेडिकल कॉलेज की जमीन का इंस्पेक्शन, 980 करोड़ की 178 योजनाओं का शिलान्यास। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हवाई मार्ग से कैमूर पहुंचे। उन्होंने चैनपुर में मेडिकल कॉलेज के लिए भूमि का निरीक्षण किया। भभुआ के पटेल कॉलेज मैदान में स्थित स्टॉलों का जायजा लेकर एनडीए कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं से संवाद किया। मुख्यमंत्री ने 980 करोड़ रुपए की लागत से 178 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। भभुआ स्थित जगजीवन स्टेडियम में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान और एनडीए नेताओं ने उनका स्वागत किया। हाईकोर्ट बोला, नवरात्रि में डीजे धुमाल की सीसीटीवी से निगरानी हो। कहा, नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई करें। बिलासपुर में कान फोड़ू डीजे से लोग हलकान। शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन था और पर्व से पहले छत्तीसगढ़ में डीजे धुमाल यातायात व्यवस्था सुरक्षा को लेकर सरकार ने कई तरह के गाइडलाइन बनाए हैं। तेज आवाज में डीजे बजाने का मामला हाईकोर्ट में है। वहीं हाईकोर्ट ने फेस्टिव सीजन में सीसीटीवी से निगरानी करने को कहा है। हाईकोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण और डीजे धुमाल के शोर को कंट्रोल करने के लिए मुख्य सचिव को शपथ पत्र पर सख्ती से अमल करने के निर्देश दिए हैं। वहीं इन सब के बीच बिलासपुर में डीजे और धुमाल का शोर कम नहीं हो रहा है। शहर में तेज आवाज डीजे और धुमाल के शोर से लोग हलकान हो रहे हैं। अब इस मामले की सुनवाई 16 अक्टूबर को होगी। एसआई भर्ती 2021 फिलहाल रद्द रहेगी। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के फैसले पर रोक, लेकिन सरकार भर्ती रद्द प्रोसेस शुरू नहीं कर पाएगी। एसआई भर्ती 2021 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के आदेश पर रोक लगाते हुए यथास्थिति के आदेश दिए हैं। डिवीजन बेंच ने ट्रेनी एसआई को ट्रेनिंग की छूट दी थी। वहीं एकल पीठ के भर्ती रद्द करने के 28 अगस्त के फैसले पर रोक लगा दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने ट्रेनी एसआई की ट्रेनिंग पर रोक लगाते हुए 28 अगस्त के फैसले पर यथास्थिति के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने डिवीजन बेंच को अपील 3 महीने में तय करने के निर्देश भी दिए हैं। राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला, टैक्स ऑडिट डेडलाइन 31 अक्टूबर तक की। जोधपुर में जनहित याचिका पर सुनवाई, सीबीडीटी को नोटिफिकेशन जारी करने के निर्देश। इनकम टैक्स पोर्टल की खामियों से जुड़े हुए मुद्दे को लेकर जोधपुर टैक्स बार एसोसिएशन की जनहित याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें जस्टिस डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस विपिन गुप्ता की खंडपीठ ने टैक्स ऑडिट की अंतिम तिथि बढ़ाने के मामले में अंतरिम आदेश जारी किया है। इसके लिए कोर्ट ने वित्त मंत्रालय के अधीन आने वाले केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी को अंतिम तिथि बढ़ाने के लिए अधिसूचना जारी करने को कहा है। कोर्ट ने अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तक करने के आदेश देते हुए मामले में अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को तय की है। टैक्स बार एसोसिएशन अध्यक्ष सीए अजय सोनी की ओर से सीनियर एडवोकेट डॉक्टर विकास बालिया और एडवोकेट सीए प्रतीक गट्टानी ने पक्ष रखा। आज का सुविचार, कभी किसी की निंदा न करें, क्योंकि निंदा आकाश की ओर फेंके गए उस पत्थर के समान है जो लौटकर उसी पर गिरता है जो उसे फेंकता है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।